students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry. So we started chapter 3, that is electrochemistry. This is part 2nd of our chapter. So we discuss about the Daniell cell, that is galvanic cell, right? हमने galvanic cell डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमने उसको दो स्टेप में करा है जिसमें दो सॉल्यूशन लिए, सिमिलर इलेक्ट्रोड उसमें डाली है और उससे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब एक तरफ से ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो दूसरी तरफ से रिडक्शन हो रही होती है, राइट। और इसी से हमने पता लगाया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली होती क्या। अब इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करने में और हेल्प करेगी और ये बताएगी कि जो उसमें एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जो हमारे पास फोर्सेस में चेंज आ रहे हैं, उसको हम मेजर कैसे करते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हम टर्म्स और मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टर्म्स जो हैं आज हम पढ़ने वाले हैं वो है, एक पहली है रिडॉक्स कपल, थोड़ा सा हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएम फोर्स। पहले हम ये जो हमारे पास हैं इन टर्म्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये होती क्या है। जैसे रिडॉक्स कपल, आप इधर से नाम से समझ सकते हो कि रिडॉक्स मतलब रिएक्शन से रिलेटेड होएगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों से रिलेटेड होएगा। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब हमने डिस्कस किया था कि दो इलेक्ट्रोड्स हमने दो सॉल्यूशन में डाले थे और जो सॉल्यूशन है उसकी जैसे सिमिलर इलेक्ट्रोड डाली थी, मतलब कि जो हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था तो उसमें जिंक की रोड डाली थी, जब हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया तो कॉपर की रोड डाली। तो उस इलेक्ट्रोड से होने वाली जो डिफरेंस है, जो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है, या हम उसको कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दोनों वैल्यूज होती तो सेम है, बस स्टैंडर्ड लग जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, मोलारिटी, मोलालिटी, इनके स्टैंडर्ड वैल्यूज के रिलेटेड बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट इज सेल पोटेंशियल। अब हमने ये सेटअप कर लिया, उसके बाद हमने क्या डाली थी, उसके अंदर सॉल्ट ब्रिज प्रोड्यूस किया था जिसके वजह से एक न्यूट्रलिटी आ रही थी कैथोड और एनोड पे। अब कैथोड और एनोड बेसिकली फंक्शन क्या है, सेल का काम कर रहे हैं। तो सेल के होने वाले फंक्शन, मतलब उस सेल से होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है उसकी बात हम करेंगे, इसमें, दैट इज सेल पोटेंशियल में। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होने वाली जो वो फोर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिडॉक्स कपल। द टू हाफ सेल रिएक्शन इन अ डैनियल सेल आर, ठीक है। डैनियल सेल की जब हम बात कर रहे थे तो हमने दो रिएक्शन में उसको डिवाइड किया था। एक हमने लिखा था कि एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन तो दूसरी हो रही है रिडक्शन, और उसको हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और रिडक्शन पे जो हो रही होगी उससे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, राइट। हमने ये दो पार्ट में डिस्कस किया था कि एक जो ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो आधे सेल में उसमें ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस हो रही है जिसे हम हाफ सेल कहेंगे, और दूसरे में भी हमारी रिडक्शन हो रही होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल, राइट। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगी। तो जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे। तो अगर आपको रिएक्शन याद हो तो हमारे पास क्या हो रहा था, जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था और कॉपर वही इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर का सॉलिड बनाया था। दैट इज जो जिंक था उसने दो इलेक्ट्रॉन दिए थे, राइट, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा था और जो कॉपर 2 पॉजिटिव था वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। दैट इज Zn यहाँ पे आया था 2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ये एक्वस में कन्वर्ट हो रहा था। ये हमारे पास यहाँ पर एक्वस था, ये हमारा सॉलिड फॉर्म था, ये चीज हो रही थी। अब हमने इसी को दो पार्ट में करके लिखना है।
दो पार्ट में कैसे करके लिखना है, स्पेसिफाई करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। तो मैंने ऑक्सीडेशन वाली साइकिल लिख ली कि ये जो जिंक था इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या कर रहा था, रिड्यूस हो रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, जिसकी वजह से Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, राइट। ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा था, Zn जो था वो Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा था, कॉपर ले रहा था, जिसकी वजह से वो कॉपर के मेटल में कन्वर्ट होता था। तो अगर आपको रिएक्शन याद हो तो क्या हो रहा था बेसिकली यहाँ पर कि यहाँ से तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड थी वो डीकम्पोज हो रही थी, और वेयर एज जो हमारी कॉपर की इलेक्ट्रोड थी वो थोड़ी सी थिक होती जा रही थी, क्योंकि एडिशन ऑफ कॉपर उधर हो रहा था और रिडक्शन ऑफ हमारे पास जिंक हो रहा था, मतलब डिकम्पोज हो रहा था जिंक। तो जब हमारे पास क्या बोलते हैं, जिंक जो है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब गेन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, वेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है, जिंक क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, राइट, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से बेसिकली क्या कह रहा है कि जो जिंक सल्फाइड है, सॉरी जिंक है जो सॉलिड फॉर्म में, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Zn 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसी में नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक होगी रिडक्शन साइकिल भी होगी। तो रिडक्शन हाफ साइकिल में क्या होएगा कि ये जो कॉपर जो हमारे पास यहाँ पे जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 पॉजिटिव लगा के, साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आके कॉपर जो है ले लेगा, और इन 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स कपल कहते हैं। देखो कपल से समझ में आ रहा है, मतलब 2 चीज होंगी। तो जब दोनों रिएक्शन को हम इकट्ठे करके देखते हैं, ठीक है, अलग अलग मतलब है तो सेपरेट फॉर्म, लेकिन साइमल्टेनियस फॉर्म में देखते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स कपल कहते हैं। क्या कहेंगे, रिडॉक्स कपल। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिएक्शन थी उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको तोड़ दिया, ठीक है। एक हमने ऑक्सीडेशन पार्ट करके लिखा, तो एक दूसरा रिडक्शन पार्ट करके लिख लिया। अब दोनों में जब मैंने ध्यान से देखा तो उस दोनों को इकट्ठे करके मैं क्या बोलूंगी, रिडॉक्स कपल कहूंगी, और अलग अलग क्या कहूंगी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, राइट। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होएगा, रिडक्शन हमेशा किस पे होगी, कैथोड पे होएगी। ये परमानेंट चीज है, ये हमेशा परमानेंट चीज है कि हमारे पास एनोड पे क्या होएगी, हमेशा ऑक्सीडेशन होएगी, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होएगी, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन हमें दी होगी उसको हम ब्रेक करके लिख देंगे, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग, रिडक्शन वाला पार्ट अलग। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पता लगेगा, प्रीवियस लेक्चर में जाओ, उसमें हमने पढ़ी थी कि हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, जिसके हेल्प से मुझे पता लगेगा कि कौन लीस्ट रिएक्टिव है और कौन मेरा मोस्ट रिएक्टिव। तो ऑब्वियसली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को देगा, ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर सके, राइट। तो यहाँ से मेरे को पता लग जाएगा कि ऑक्सीडेशन कैसे होगी, रिडक्शन कैसे होगी। अब जैसे हमने रिएक्शन ली थी कि जिंक वाली, फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन ले लूँ कॉपर की, कॉपर प्लस Ag, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ag पॉजिटिव है यहाँ पे, तो कॉपर पॉजिटिव और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कॉपर जो है वो मेरी रिएक्टिव सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा एज कंपेयर टू सिल्वर, ठीक है, सिल्वर के ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कंपेरेटिवली। अगर मैं जिंक और कॉपर की बात करूँ तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर और सिल्वर की बात करूँगी तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब जो पहला होएगा वो मोस्ट रिएक्टिव, बाद वाला लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो इधर मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या आएगी, ऑक्सीडेशन क्या होगी कि जो ये कॉपर है वो कॉपर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, और ये होगी ऑक्सीडेशन हाफ साइकिल, राइट। और अगर मैं रिडक्शन हाफ साइकिल की बात करूं, रिडक्शन वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा Ag है, Ag पॉजिटिव जो है वो 2 ये वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ से मेरे को पता लग रही है कि ये रिएक्शन
कैसे होगी, और इन्हीं को ही इकट्ठे करके ये इनको अलग अलग तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल, और इकट्ठे करके हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स कपल कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स कपल कहेंगे। तो रिडॉक्स कपल बेसिकली क्या है, जब हम रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो नाम से समझेंगे पहले। इलेक्ट्रोड, याद करो हमने एक सॉल्यूशन था, ये वाला सॉल्यूशन था, इसमें मैंने ये 2 रोड्स रखे थे, तो इन दोनों रोड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और पोटेंशियल इज बेसिकली कि इनके वजह से होने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन 2 इलेक्ट्रोड में के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होएगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। So potential difference developed between the electrode and the electrolyte is called electrode potential. तो ये इलेक्ट्रोलाइट कहाँ था, ये मेरे पास सॉल्ट ब्रिज में था। सॉल्ट ब्रिज में जब मैंने बात करी थी तो सॉल्ट ब्रिज में मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट था। तो इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड के बीच में और जो ये मेरा सॉल्यूशन है इसके बीच में पैदा होने वाली जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे कि इनके बीच में जो पोटेंशियल आ रहा है, इनके बीच में आने वाली जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम जैसे बात करते हैं डैनियल सेल की। डैनियल सेल के केस में क्या होएगा, कैथोड हैज पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे मैम कैथोड तो नेगेटिव होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल कैसे बना रहा है। सपोज अब यहाँ पे देखो, बेसिकली कैथोड पे क्या होती है, हमारे पास याद करो रिडक्शन होती है। कैथोड पे हमेशा क्या आएगी, रिडक्शन होगी, और रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास रिडक्शन हो रही है, इस इलेक्ट्रोड पे मेरे पास रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अभी हम एक ही इलेक्ट्रोड से समझते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कॉपर जो है वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले रहा है। अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले रहा है तो कॉपर यहाँ क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके उस पर अटैच हो जाएगा और बेसिकली क्या कन्वर्ट कर रहा है, पॉजिटिविटी कन्वर्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रोड पे। है तो वो कैथोड से जुड़ा हुआ, है तो वो नेगेटिव चार्ज से ही जुड़ा हुआ, लेकिन उस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिविटी जनरेट कर रहा है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसे वो कंज्यूम कर रहा है। तो जितना भी वो नेगेटिव चार्ज उसने कंज्यूम कर लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर पूरे में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और वही बात यहाँ कही जा रही है कि जो कैथोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पोटेंशियल कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉपर वाले पार्टिकल्स है वो सारे तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आ रहे हैं। सपोज कि ये इलेक्ट्रोड है, ये मेरे पास अटैच है कैथोड से, कैथोड तो नेगेटिव चार्ज ही दे रहा है, बट क्या हुआ, जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जा रहा है उस पर तो कॉपर आके चिपक गया, तो वो तो कंज्यूम हो गया, तो नीचे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है एज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो इसलिए बोला है कि कैथोड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा सॉल्यूशन के साथ। सिमिलरली एनोड भी ऐसा ही कुछ करेगा। अब एनोड पे क्या हो रहा था, यहाँ से ये जो जिंक के पार्टिकल्स है ये टूट रहे थे, आप देख रहे हो ये जिंक के पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, तो ये टूट जाएंगे। टूट रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो सॉल्यूशन के अंदर चला गया और पीछे इलेक्ट्रोड के अंदर क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया, जिसके वजह से यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज दिया बता, सॉल्यूशन में पॉजिटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब एनोड और जो मेरा सॉल्यूशन है उसके बीच में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जो कैथोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा सॉल्यूशन के साथ, वेयर एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा सॉल्यूशन के साथ एक डैनियल सेल के अंदर। और बेसिकली इसे क्या कहते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रोड में प्रोड्यूस, 2 इलेक्ट्रोड में जो ये सॉल्यूशन के साथ पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। नेक्स्ट आएगा अब हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेसिकली बात तो सेम ही है,
ठीक है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ही चीज है कि जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन जब हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में बात करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, सॉल्यूशन है तो उसकी क्या होगी, मोलैरिटी होगी, कुछ वॉल्यूम होएगा, कुछ मास होएगा, तो ऑब्वियसली मोलैरिटी होगी। तो हम स्टैंडर्ड मोलैरिटी क्या लेते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन, राइट। जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन की बात करें, तो वहीं पर ही यहाँ पर भी वही स्टैंडर्ड कंडीशंस आती है कि जब हम 1 मोलर सॉल्यूशन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर एट हमारा जो नॉर्मल डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पे बात करते हैं, तो मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस रखती, राइट, स्टैंडर्ड कंडीशन रख दी। कहने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर चीज पे होने वाला जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहूंगी। मतलब एक सपोज करो आज मेरा टेम्परेचर है, सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस है, इट इज लेस देन दिस, राइट, तो हमारे पास इससे कम है। अब मैं ये तो नहीं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, मैं रूम का हीटर जला के टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, नहीं, क्या करूंगी मैं उसी समय वो रिएक्शन करूंगी। बट कई बार जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, जब मतलब कि लेबोरेटरीज में जब हाईली प्रोफाइल जब हम स्टडी करते हैं तब हम टेम्परेचर वैसा मेंटेन करके काम करते हैं, राइट। तो जब उस कंडीशन में बात की जाती है तब हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज आ जाती है जो कि फिक्स होती है। हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज हमेशा फिक्स होंगी, चाहे इस कंट्री को चाहे वो कहीं और कंट्री में हो, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हमेशा फिक्स होंगी। तो जब हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज आ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब कहेंगे, जब मैं अपने ही एरिया में उस रिएक्शन को कर रही हूँगी, मेरे को इससे मैटर नहीं कर रहा आज का टेम्परेचर क्या है, आज का प्रेशर क्या है, आज का मोलैरिटी क्या आ रही है। चल मोलैरिटी तो हम अपने आप बना भी सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर को नहीं हम कर सकते। तो जब उस कंडीशंस को ना लेके हम सिर्फ एक रिएक्शन परफॉर्म करें, उसमें चेकिंग करें कि इलेक्ट्रोड्स में क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, वो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करेंगे, मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, प्रेशर भी हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, ठीक है, टेम्परेचर भी एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, तो हमारे पास क्या आता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। So the electrode potential under the conditions of unit concentration मतलब यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन की बात करेंगे, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, एंड टेम्परेचर क्या लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 298 केल्विन, ठीक है, इन फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे बात करेंगे ऑफ ऑल स्पीशीज इन द हाफ सेल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मतलब हर एक स्पीशी के बारे में जब हम एक स्टैंडर्ड वैल्यूज को डिनोट करके बात करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या आएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसको हम जनरली डिनोट कैसे करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि हम रिएक्शन को 2 पार्ट में कन्वर्ट करके लिखते हैं, एक हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन पार्ट में और दूसरा हम लिखते हैं रिडक्शन पार्ट में, ठीक है, एक हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन पार्ट में, एक हम लिखते हैं रिडक्शन पार्ट में। ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हैं, ठीक है, और रिडक्शन हाफ सेल लिखते हैं। तो दोनों के जो हम डिनोट करेंगे वो भी डिफरेंस होगा। सपोज कर लो कोई मेटल है M, सपोज किया मैंने कि मेरे पास एक मेटल है उसका नाम है M, ठीक है, तो क्या होएगा, बेसिकली मेटल की ही रिडक्शन होगी, मेटल की ही ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, हमेशा याद रखो, ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट हो रहा है ना, मतलब कि ये जो मेटल है वो डिकम्पोज करके मेटल कुछ दे रहा होगा, प्लस में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा होगा, राइट, तो ये ऑक्सीडेशन का केस होता है। तो इसको भी जनरेट हम ऐसे ही करेंगे, इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना, और इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं M/M पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा कहाँ पे, ऑक्सीडेशन वाली साइड में। एक बार और डिस्कस करते हैं इसी चीज को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कहने का मतलब क्या है, पहले हम ऑक्सीडेशन को करते हैं फिर हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पर सपोज किया मैंने कि मेरे पास कोई मेटल M है, ठीक है, अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या होगी, ये जो मेटल है वो रिड्यूस होएगी
M पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन देगी। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन दे रही है, जितने मर्जी उसका मन करे वो दे सकती है, 2 3 जो मर्जी, ठीक है। मैंने अभी ले लिया, एक ले लिया। तो जब मेरे पास ये रिएक्शन होगी, अब मैंने इस एरो की जगह बस ऐसे ऑब्लिक करके लिखना है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहीं पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, E नोट M/M पॉजिटिव मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे कि हमने Zn के केस में पढ़ा था, तो Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो हर एक मेटल के लिए डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए हमने n लिख दिया। वे n कैन भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की जब हम बात करेंगे तो हम उसको ई नोट से वेरीफाई करेंगे, और ई नोट जो ये नोट है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड वैल्यू। जो ये यहाँ पर हमने ई नोट में ये जो नोट लगाया ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे लिखूं कि ई है मेरे पास, सपोज किया कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि मेरे पास सिर्फ एक ई है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इसकी जगह लिखती ई, तो इसे मैं कहती इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन अब मैं लिख रही हूँ ई नोट, तो इसे मैं क्या कहूँगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब मैंने इसके नीचे ये मेंशन कर दिया कि M टू Mn पॉजिटिव जा रहा है, मतलब मेरी जो रिएक्शन हो रही है वो M जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब अगर इसी का ही उल्टा करके लिख दूं कि अब क्या होता है, और रिडक्शन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो मान लो ये मेरा मेटल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और M बनाया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करना, हमने क्या कर दिया कि इस एरो की जगह मैंने फिर से ऑब्लिक लगा दिया। तो अब क्या पता लग रहा है मेरे को इधर से कि ये जो M पॉजिटिव है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और मेटल में कन्वर्ट किया। अब इलेक्ट्रॉन लिया, लेने का मतलब एक्सेप्ट किया और रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैसे लिखेंगे, ई नोट Mn प्लस ऑब्लिक M, वेयर ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ये ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें n पे नहीं जा रहे, बेसिकली हमने क्या देखना है कि अगर M ऑब्लिक M पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि M पॉजिटिव ऑब्लिक M है, तो मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी डेफिशिएंसी थी और उसने एक्सेप्ट किया, तो मतलब रिडक्शन हो रही है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, यहीं पर ही अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे हम इसी को ही रिप्रेजेंट करते रहेंगे, बार बार इसी को ही लिखते रहेंगे, हमें और कुछ काम ही नहीं है। हमने ये नहीं लिखेंगे, हम ये चीज लिखेंगे, हम ये नहीं मेंशन करेंगे कि अच्छा ये कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, सीधा ये सिंबल प्रोड्यूस करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आप यहीं से समझो कि इनका कहने का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब है तो M टू M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रही है तो M पॉजिटिव M में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? सो ये हमारी स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज है, ठीक है, ऊपर वाली ऑक्सीडेशन के लिए, नीचे वाली रिडक्शन के लिए। क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, मैंने पढ़ लिया कि ठीक है जी, इलेक्ट्रोड के बीच में तो पोटेंशियल जनरेट हो गया, ये मेरा सॉल्यूशन है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसके और इसके बीच में तो पोटेंशियल जनरेट हो गया। लेकिन मैंने जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो वहाँ से भी तो कुछ ना कुछ जनरेट होएगा, या फिर जो मैंने ये सॉल्ट ब्रिज प्रोड्यूस करा, ऐसे तो ना सॉल्ट ब्रिज प्रोड्यूस होते वो न्यूट्रलिटी आ गई, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल वहाँ पे भी जनरेट हुआ होगा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन डिसअट्रैक्शन वहाँ पे भी हुई होगी, और वो बात करते हैं सेल पोटेंशियल। सो इन डैनियल और गैल्वेनिक सेल द एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड द कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो कैथोड के साथ इलेक्ट्रोड होगी वो होगी हमारे पास पॉजिटिव, और जो एनोड के साथ लगी होगी वो होगी नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल ही ऐसे जनरेट हो रहे हैं, है ना। जो यहाँ से एनोड वाले केस में क्या होता है, एनोड पे क्या होती है, क्या होगी एनोड पे ऑक्सीडेशन, और हमारे पास रिडक्शन क्या होगी कैथोड पे, ठीक है।
तो बेसिकली क्या होएगा, जो एनोड है उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट हो रहे हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज पीछे रह रहा है, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि जितना भी मेटल होगा वो उसके साथ आके कंबाइन हो रहा है, राइट, ये हो रहा है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट. अब क्या बोल रहा है वो कि ये तो ठीक है जी कि चलो इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो हो गया, लेकिन अब जो है ये मेरे पास रिएक्शन ऐसी हो रही है, ये मेरे पास एक कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर्स जो है, मतलब इन दोनों हाफ सेल, कंटेनर की नहीं बात करेंगे, हाफ सेल के बीच में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा. उस पोटेंशियल जनरेशन को हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल कहेंगे. अभी तो मेरे पास एक ये बीकर था और एक ये बीकर था, अलग अलग में पोटेंशियल जनरेट हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ हो रहे हैं, मतलब रिवर्सिबिलिटीज हो रही हैं, तो इन दोनों के बीच में भी तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी, कुछ ना कुछ रिलेशन होएगा, और वो रिलेशन कहाँ से आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से. और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया है, सेल पोटेंशियल का नाम दिया. ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या बोला, सेल पोटेंशियल है. और इस सेल पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी एसआई यूनिट हम क्या लेते हैं, वोल्ट होती है. ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिखेंगे ई नोट सेल. ई नोट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि नोट क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है. ठीक है, तो ई नोट सेल मतलब सेल के बीच में होने वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, सेल लिख दिया ना, तो मतलब सेल पोटेंशियल किसके बीच में होगा, कैथोड माइनस एनोड के. हमेशा याद रखो कैथोड माइनस एनोड होगा. ठीक है, तो जो कैथोड में हो रहा है माइनस एनोड में हो रहा है. अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी. अच्छा, ये हमेशा याद रखो जब भी हम कन्वेंशंस की बात करते हैं ना, तो दोनों केस में हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके चलते हैं. मतलब कैथोड पे क्या रिडक्शन हो रही है और एनोड पे क्या रिडक्शन हो रही है, वही मतलब कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग ये लेके चलो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड जो होता है वो हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू होती है. मतलब कैथोड पे क्या हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है, उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल कहेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस, वही बात आ गई कि कन्वेंशंस के अगर हम अकॉर्डिंग जाए तो इट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. तो कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग जाए तो ये जो होता है डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड वही ई नोट की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे क्या आ रही है और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पे क्या आ रही है. मतलब ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड, ये बात बोल रहे थे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है, ई नोट एनोड होता है. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली ये क्या है कि ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल को मैं आर डॉट पी लिख रही हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल को मैं क्या लिख रही हूँ, आर डॉट पी लिख रही हूँ. ठीक है, एट कैथोड, और एक लिखेंगे हम ई नॉट आर पी एट एनोड. अब एक चीज और समझो यहाँ पे. ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल को हमेशा हम नेगेटिव साइन से जनरेट करते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव वैल्यू से रिलेट करते हैं. ठीक है, तो आर पी जो होगा वो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आर पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, आर पी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का. मतलब अगर मेरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बोलूँ 0.76 है, तो मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगी, माइनस 0.76. ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. कहने का मतलब क्या है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो नेगेटिव होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की. तो मैं अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब ओपी लिखूंगी माइनस एट कैथोड माइनस ब्रैकेट लगाएंगे माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड.
तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब माइनस OP माइनस E पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड प्लस माइनस माइनस प्लस E नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड तो यहाँ पर बेसिकली बात क्या कही गई है कि हम जब कन्वेंशंस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड लेके चलते हैं, ठीक है। उसको मैंने लिखा, तो इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब मुझे एक और बात पता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू। अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसका माइनस 0.76, बस यही डिफरेंस है। तो कहने का मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैंने अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एग्जांपल दे दिया क्वेश्चन में, मेरा जो सर हैं वो ज़्यादा ही मेरे को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देना चाह रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ठीक है कि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो मैंने उधर नेगेटिव साइन प्रोड्यूस करके लिख दिया कि E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस माइनस ऑफ E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड। मुझे पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे मैंने लगाया माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड प्लस E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड। तो बात वही है कि कैथोड माइनस एनोड ही होगा, बट डिफरेंसेस क्या आ जाएंगे कि हमेशा कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे क्या हो रही है और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पे क्या हो रही है, ठीक है। और इसको ही हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है। नाउ ये तो था सेल पोटेंशियल की बात। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की बात, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करेंगे, EMF की बात करेंगे। तो EMF क्या होता है कि यहाँ पर कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा। हमने कंडीशन पढ़ी थी जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स और जो हमारे पास ऑलरेडी सेल पोटेंशियल था, मतलब जो हमारी सेल की वैल्यूज थी वो इक्वल हो जाए तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात की जाती है, ठीक है। और इसको हम वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको भी हम है तो देखो इलेक्ट्रो पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल वैल्यू है, तो ऑब्वियसली वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वैल्यू है जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब एक जगह कांस्टेंट आ गया, एक न्यूट्रलिटी फॉर्म हो गई। हमने बात भी करी, सॉल्ट ब्रिज प्रोड्यूस करने से पहले भी बात करी थी कि एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे दोनों वैल्यूज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देगा, तो वहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात की जाएगी। जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स और जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन थी, जो हमने फोर्स ऑलरेडी लगाई हुई थी, कांस्टेंट रखी हुई थी, वो फोर्स को इक्वल हो जाए तब भी हमारे पास करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था और तब भी हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात की जाएगी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स है जब कोई करंट एक पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन में फ्लो नहीं कर रहा होगा, वो कंडीशन है, ठीक है। इसको हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल वही सेल पोटेंशियल वाली बात वोल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो EMF जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड के ही बराबर होता है। जो हमने प्रीवियस अभी हम करके हटे हैं ना, E नॉट सेल की वैल्यू वो ही सेम वही होता है कि EMF किसके बराबर होता है, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड के बराबर। और ऑक्सीडेशन के केस में कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल of cathode plus oxidation potential of anode, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ द मेटल एंड इट्स आयन, कि रिएक्शन में मेटल कौन सा है या कौन सा आयन प्रोड्यूस करे। जैसे कि जिंक जो था वो जिंक 2+ कर रहा था, जो हमारे पास था कॉपर था, वो जब हमने कॉपर सिल्वर के साथ रिएक्शन ली थी तो कॉपर पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा था। तो मतलब मेटल कौन सा है और मेटल आयन कौन सा प्रोड्यूस कर।
नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो मैंने सॉल्ट ब्रिज में डाला है या इलेक्ट्रोलाइट जो मेरा बेसिकली जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 मोलर है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सपोज के 1 मोलर से कुछ ऊपर नीचे हो जाती है तो उसकी कंसंट्रेशन पे भी इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, कि अगर स्टैंडर्ड, वही बात है, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है तो मेरे पास बढ़िया है, लेकिन अगर मेरे पास वही टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए कि आज मेरा 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, कल मेरा 35 था, इतना होता नहीं है डिफरेंस, बट स्टिल लेट अस एज्यूम इट, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हो तो भी मेरे सॉल्यूशन में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो टेम्परेचर की वजह से सॉल्यूशन जो होएगा उसकी भी वैल्यू में डिफरेंस आएगा, उसकी मोलैरिटी में डिफरेंस आएगा, उसके वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा। तो इन तीनों बात पे हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड करता है, डेट इज नेचर ऑफ मेटल और आयन। मेटल कौन सा ले रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल हमने कोई हल्का फुल्का सा मेटल ले लिया, सीजियम जैसा मेटल ले लिया जिसके ऊपर एनर्जी गिरी और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, तो अगर ऐसा ले लिया तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हमने हार्ड मेटल ले लिया, पोटेशियम सोडियम जैसा मेटल ले लिया, ठीक है, या फिर हमने बोला हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स ले लिया, तो उनके साथ रिएक्ट करना थोड़ा डिफरेंट होता है। देन कंसेंट्रेशन की मोलैरिटी क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, क्या ऊपर नीचे हो रही है, क्या वैल्यूज है। एंड टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, अगर मोलैरिटी की बात करें तो टेम्परेचर डिपेंडेंस तो आएगा, क्योंकि मोलैरिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट है, तो वॉल्यूम की डिपेंडेंस तो टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी तो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आती है। अब हमने टर्म्स पढ़ ली, अब हम देखते हैं एक सेल पोटेंशियल की, जब हम एक साइंटिफिक नोटेशन में बात करते हैं तो उसे लिखते कैसे, ठीक है। मैंने एक रिएक्शन तो कर ली, ठीक है, रिएक्शन मेरे पास हो गई, बट इसको मैंने चलो ऑक्सीडेशन हाफ साइकिल, रिडक्शन हाफ साइकिल में भी लिख लिया, बट वहाँ से भी मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, वहाँ से भी मैं निकालना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालूँ कि हो क्या रहा है। तो उस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को भी लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम 3 स्टेप में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द गैल्वेनिक सेल, द एनोड इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड कैथोड इज रिटन ऑन द राइट साइड। हमेशा याद रखो, जब भी हम एक गैल्वेनिक सेल में रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, चाहे हमें डायग्राम जैसा मर्जी दियो, लेकिन हम जब अपना डायग्राम बनाएंगे या जब हम अपना डायग्राम लिख रहे होंगे या फिर हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, तो कैथोड को हमेशा राइट साइड में लिखेंगे एंड एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कैथोड को हमेशा राइट साइड में और एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। सो द वर्टिकल लाइन सेपरेट्स। अब इसमें ना हम लाइंस जनरेट कर देंगे। आपने अकाउंटेंसी में तो देखा होगा, जब अकाउंट्स पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, अपने दोस्त को तो देखा होगा कि वो भी ऐसे लाइंस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब हम इधर भी थोड़ी सी लाइंस यूज़ करने वाले हैं कि डबल लाइन, सिंगल लाइन, इनका क्या मतलब है, ठीक है। अगर मैंने एक सिंगल वर्टिकल लाइन बनाई है तो उसमें मैं क्या रिप्रेजेंट करूँगी, ऑक्सीडेशन हाफ साइकिल या रिडक्शन हाफ साइकिल। मतलब कि ये मेरे पास रिएक्शन है, ठीक है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर ये है, ये। सबसे पहले हमने क्या बात करी कि हम राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, कैथोड की वैल्यू लिखेंगे और लेफ्ट साइड में हम एनोड की बात करेंगे। तो अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पर मेरे पास राइट बन रहा है। राइट का मतलब क्या आ रहा है, कैथोड आ रहा है, ठीक है, और लेफ्ट का मतलब क्या आ रहा है, एनोड आ रहा है। लेफ्ट का मतलब क्या आ रहा है, एनोड आ रहा है। लिख लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो, जब मैंने इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, एनोड पे क्या होती है, हमेशा रिडक्शन होती है, राइट, और कैथोड पे हमेशा क्या आएगी, सॉरी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो कैथोड पे रिडक्शन हुई और एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, अपना एनोड की वैल्यू फॉर एग्जांपल लिख रही हूँ, ठीक है। एनोड की अगर वैल्यू लिख रही हूँ तो मेटल जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट, मेटल जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब M पॉजिटिव से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M तक रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, एक सिंगल लाइन लगाएंगे, मतलब ये जो है ना, ये डिफरेंट आ रहा है,
ठीक है, ये जो है हमारे पास यहाँ पे जो चेंज हो रहा है उसको लिखना है और उसको एक सिंगल वर्टिकल लाइन से लिखेंगे। सो वर्टिकल लाइन सेपरेट्स मैटर फ्रॉम द मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो एक मेटल को अंदर से मेटल आयन को हम सेपरेट आउट करेंगे यूजिंग वर्टिकल लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम दूसरे स्टेप में जा रहे हैं, दूसरे कंटेनर में दूसरे हाफ साइकिल पे जा रहे हैं, तो बीच में क्या आ रहा है, सॉल्ट ब्रिज आ रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हम यहाँ पे रिडक्शन वाले पार्ट में जाएंगे जहाँ पे क्या होगा, m अगेन सिंगल लाइन एंड m पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। सो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी, मतलब कि हम एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर बीच में एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर जब दूसरे स्टेप पे जा रहे होंगे तो बीच में सॉल्ट ब्रिज आते हैं तो डबल लाइन प्रोड्यूस करेंगे और फिर दूसरे वाला पार्ट लिखेंगे, राइट। तो ये हमारे पास मेथड होता है। अब इस ई सेल को हम दो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी हमने बात करी थी कि एक फॉर्म होता है ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड के तरीके से लिख सकती हूँ, राइट। ये दो फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, राइट माइनस लेफ्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, राइट माइनस लेफ्ट के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने एक कन्वेंशन डिसाइड कर ली कि राइट हैंड साइड में हमेशा कैथोड लेना है और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड लेना है। तो बात फिर से एक ही आ गई कि राइट मतलब कैथोड, लेफ्ट मतलब एनोड, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी लिख सकते हैं, जिसे हम ई कैथोड माइनस ई एनोड भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई एक कन्वेंशन भी दी हुई है तो कंफ्यूज नहीं होना, राइट का मतलब क्या है, कैथोड है, राइट का मतलब क्या होगा, कैथोड होगा, और लेफ्ट का मतलब क्या होगा, एनोड होगा, लेफ्ट का मतलब एनोड होगा। तो ये हमारे पास दो मेथड से लिखे जाएंगे, या राइट माइनस लेफ्ट लिख लो या कैथोड माइनस एनोड लिख लो, राइट। इसके बाद अब हम देखते क्या आएगा। तो स्टेप्स क्या लिखना है, सबसे पहले हमने अपनी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉपर प्लस सिल्वर वाली रिएक्शन लिख ली कि कॉपर जो है वो उसने सिल्वर के साथ रिएक्ट करा, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 Ag बना दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, तो सिल्वर ने भी बैलेंसिंग करने के लिए 2 Ag बना दिया। क्लियर, यहाँ पर होगी रिएक्शन लिख दी। अब मैंने इसकी हाफ रिएक्शन लिखनी है, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या लिखेंगे हम, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म से कॉपर 2 पॉजिटिव डेट इज एक्वस फॉर्म में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मेरी ऑक्सीडेशन होगी। और रिडक्शन हाफ सेल में क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल में लिखेंगे हम जो हमारे पास सिल्वर है डेट इज Ag पॉजिटिव जो है 2 Ag पॉजिटिव लिख लेते हैं, चलो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है और Ag बना रहे हैं, 2 Ag बना रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखे कि कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो 2 Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास 2 Ag बना रहा है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कॉपर जो है वो कॉपर पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। हो गया ये। अब हमने इसको हाफ सेल्स में भी लिख लिया, हाफ सेल में तो बहुत इजीली लिखना आ गया अब हमें। सो रिप्रेजेंट द कंप्लीट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन डिस्कस बिलो। अब हमने जो कन्वर्जन लिखी है वो पे देखो। तो देखो हमने हाफ सेल में क्या लिखा कि जो मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, कॉपर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था। और जब हमने रिडक्शन वाला पार्ट लिखा तो क्या लिखा था कि जो ये 2 Ag है प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 Ag को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको कन्वर्जन वाले टाइम पे सिखाया था कि मैंने बस इस एरो को छोड़ के इसमें ऑब्लिक लगाना है, ठीक है, और इधर भी एरो को छोड़ के ऑब्लिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास Ag में कन्वर्ट हुआ। क्लियर। तो जब मैंने इसको सेल फॉर्म में लिखूंगी तो ये जो ऑब्लिक है ना उसे सीधा कर दूंगी, ठीक है, ये जो ऑब्लिक है उसे हम सीधा कर देंगे, तो ये मेरे पास आगे ये वाली वैल्यू, सेम वैल्यू आ गई। अब बीच में जब हम दूसरे पोटेंशियल दूसरे सेल पे जा रहे होंगे तो क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज आएगा, तो ये सॉल्ट ब्रिज लिखा, ये वाला पार्ट सॉल्ट ब्रिज लिखा, और फिर जो यही वाली पार्ट जो ऑब्लिक करके ये वाला पार्ट लिखा था ये यहाँ लिख दिया।
सेम वही चीज़ है, राइट, बिल्कुल क्लियर वही चीज़ है जो हमने वहाँ पे लिखा था कि जब हम ई नॉट सेल के फॉर्म में लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे, बस उसका जो ऑब्लिक है ना वो उसको सीधा कर दिया। तो जैसे उसको सीधा कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आ जाएगी, ये कन्वेंशन आ जाएगी कि हम इसको एक सेल पोटेंशियल को लिखते कैसे। ठीक है, ये आ गया, इतना भी क्लियर हो गया। फिर अब मेरे को यहाँ से सपोज कि उसने बोला ईएमएफ निकाल के दिखाओ, तो ईएमएफ क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट, ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू की बात नहीं कर रही, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू की बात नहीं कर रही, इसलिए मैंने नोट भी नहीं लगाया। क्लियर, तो मेरे पास रिएक्शन क्या आ रही है, ई कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में 2Ag प्लस से रिएक्ट करके कॉपर 2 पॉजिटिव और 2Ag दे रहा, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी कि जो कैथोड पे क्या हो रही थी, कैथोड पे क्या होता है हमारे पास, वापस याद करो, रिडक्शन होती है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ दिस लिखा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब Ag वाली वैल्यू लिखी माइनस कॉपर 2 पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखी और कॉपर, तो मतलब जो मैंने ये चीज लिखी थी वो मेरे पास पीछे आ गई और जो मेरे पास Ag वाली वैल्यू थी वो आगे आ गई। मतलब रिडक्शन को आगे लिखना है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को पीछे लिखना है। क्लियर हो गया? आई थिंक ये अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि सेल पोटेंशियल को लिखते कैसे हैं, उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। क्लियर, मतलब सबसे पहले हमने कैथोड वाली वैल्यू और एनोड वाली वैल्यू की रिएक्शन लिख लो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिख लो। फिर हमने कैथोड वाला पार्ट, बस ये जो हमारा एरो है इसको ऑब्लिक बना दो, ऑब्लिक बनाया, वो लिख दिया, हमारे पास उसकी वैल्यू लिखी और उसको सिंपली माइनस कर दिया। चलो अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिस टेक प्लेस। एक गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन करनी है जहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है। मेरे को इन्होंने सिर्फ रिएक्शन दे दिया। ये है हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन और इट कैन बी कम इनटू द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एज वेल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि बस इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दो, आपको 4-5 रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। तो सिंपली हमें उस पर नहीं जाना, हम अपने सॉल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसने बोला गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन करो। अब मेरे को तो भाई बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करने की आदत है, मुझे अभी नहीं आता कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले क्या लिखूंगी, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो मैं रिडक्शन हाफ सेल लिख देती हूँ और एक लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल लिख देती हूँ। रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है कि जो ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इतना मुझे पता लग गया। और दूसरी चीज क्या है, ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, उसमें जो जिंक सल्फाइड है वो जो है रिड्यूस हो रहा है, जिंक सल्फाइड नहीं, सॉरी जिंक सॉलिड फॉर्म में है। जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है कि ई कैथोड पे क्या होता है, मेरी रिडक्शन होती है, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो मेरे को ई कैथोड कैसे लिखूंगी, ई कैथोड मतलब ई रिडक्शन। तो मुझे पता है इसको मैं कैसे लिखती हूँ, सिर्फ ये जो लाइन है ना बीच में एरो, इसको मैं हटा दूंगी। इसको कैसे लिखूंगी, ई Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu में कन्वर्ट हो रहा है। और ई एनोड कैसे लिखेंगे हम, ई एनोड लिखेंगे हम ई Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, इतना भी आ गया मेरे को। अब इसके बाद मेरे को ईएमएफ से हमें रिएक्शन फॉर्म में लिखना आता है। तो रिएक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि मेरे पास कैथोड पे क्या हो रही है, Cu2 पॉजिटिव, और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ऑब्लिक नहीं लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और क्या लिख देंगे, Cu लिख देंगे। फिर सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो रही है, जिंक की रिएक्शन हो रही है और जिंक Zn2 पॉजिटिव। तो ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी सेल पोटेंशियल की। क्लियर? तो ऐसे हमने अपने सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके अकॉर्डिंग पे। इसके अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फॉर्मुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटिंग दी। अब हमें क्रोमियम और आयरन के रिलेट में रिएक्शन दे दी,
उसके मेरे को ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे ई नॉट क्रोमियम की दी हुई है और ई नॉट वैल्यू ही आयरन की दी हुई है, मतलब मेरे को पूरा रिएक्शन दिया हो। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है, सेल रिप्रेजेंटेशन करो। अब मेरे को पता है सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, कैथोड वैल्यू चाहिए और एनोड वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये क्रोमियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। तो क्या आएगा, ये जो क्रोमियम है ये कन्वर्ट किस में हो रहा होगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, और 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल, लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे। रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो जाएगा कि ये जो Fe2 पॉजिटिव है, ठीक है, इसने यही इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ पे 3Fe बना दिया, यहाँ पे 3Fe बना दिया। ठीक है, अब मेरे को पता है ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे होती है, और रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। तो मैंने क्या लिखा, ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड लिख लिया। तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट कैथोड क्या होएगा, Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, ई नोट हम हटा देते हैं यहाँ पे। ई नोट कैथोड क्या हो जाएगा, ई नोट Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe, और ई नोट एनोड क्या हो जाएगा मेरे पास, ई नोट Cr टू Cr3 पॉजिटिव। ये हो गया। अब मेरे पास इसको मेरे को लिखने का तरीका पता है, सेल कन्वेंशंस में कैसे लिखते हैं कि जो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव देन ऑब्लिक, मतलब जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन लिखेंगे वर्टिकल, फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, फिर उसके बाद क्रोमियम वाली जो रिएक्शन है वो लिख देंगे। सिंपल, ये तो होगी मेरे पास साइन कन्वेंशंस। अब उसने ईएमएफ पूछे, तो ईएमएफ क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो कैथोड की वैल्यू Fe2 पॉजिटिव, Fe वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे मुझे दी हुई है -0.44। देन नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस एनोड, एनोड की वैल्यू अगेन मेरे को नेगेटिव में दी हुई है -0.74। तो बेसिकली क्या है, 0.44 माइनस 0.74 कम्स आउट टू बी 0.30। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.30 आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 0.44 जो है वो माइनस में है और 0.74 जो है पॉजिटिव में। तो आंसर मेरे पास आएगा 0.30 वोल्ट, 0.30 वोल्ट। तो ऐसे हमारे पास ईएमएफ, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक, जो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मार्क में आ जाएगा कि आपने कन्वेंशन भी दिखा दी और ईएमएफ भी निकाल। तो आप यहाँ से समझ रहे हो कि आपको कैसे रिएक्शंस आएंगे, कैसे आपको फॉर्म करना होगा, और कैसे आपको, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आपको कैथोड वैल्यू भी दी हुई है, एनोड वैल्यू भी दी हुई है, और डायरेक्टली पुट करो और आंसर निकालो। अब हम नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पर मेरे को देखो कैथोड और एनोड तो पता लग गया कि कैथोड माइनस एनोड करना है, ठीक है, लेकिन ये कैथोड वैल्यू या एनोड वैल्यू आएगी कहाँ से, कैसे मुझे पता लगेगा कि अच्छा कैथोड की वैल्यू क्या आएगी, एनोड की वैल्यू क्या आएगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया कि हम इनके कन्वेंशंस कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या हमारे पास ईएमएफ निकलता है, कैसे इसकी मेजरमेंट, सिंपल मेजरमेंट निकाली है कि कैसे हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल, ये 2 हाफ साइकिल के बीच में पोटेंशियल जनरेट होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ऑलरेडी ही पोटेंशियल है, ई नोट सेल है, ठीक है, इसकी वैल्यू डिपेंड जो करी कैथोड और एनोड पे, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। So thank you students, we'll meet you in the next lecture. Thank you from the World Students Co.